हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जैन को ईबो की शादी के बारे में पता चलता है और जैन डिसाइड करती है कि वो ईबो से ना अब दूरी बनाएगी। जैसे ही जैन ये सोच रही होती है, लेकिन जैन को पता था कि ये जैन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईबो और जैन एक ही छत के नीचे रहते हैं और हर बार इनका एक दूसरे से मिलना तो बनता ही है। कभी ब्रेकफास्ट टाइम पर, लंच टाइम पर, डिनर टाइम पर तो ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और कभी भी अगर जैन को परमिशन चाहिए तो उसे ईबो से मिलना होगा। तो जैन जो है ना, वो डिसाइड करती है कि वो ना अपना एक स्केड्यूल बनाती है जिससे वो ईबो से ना मिल सके। जैन को तो आदत है बचपन से ही कि वो कमरे के अंदर ही बैठती है, लेकिन अब उसे अपने आप को छुपाना नहीं था, बल्कि ईबो को अवॉइड करना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा जैन के लिए मुश्किल था। एक तो जैन ईबो से अपने आप से भी कहीं ज़्यादा प्यार करती है, दूसरी और ईबो की शादी है, तीसरी जो कि जैन को ना हमेशा तकलीफ़ देती है वो ये था कि जब भी जैन ने ईबो के करीब आने की कोशिश की, ईबो ने ना उसे ह्यूमिलेट करके छोड़ दिया। और आज जैन को ना उसका जवाब भी मिल गया था कि उसका रीज़न कोई और औरत है जिससे ईबो शादी करना चाहता है, जिससे ईबो प्यार करता है। जैन को ये बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था। जैन काफ़ी ज़्यादा अंदर से ना टूट गई थी। उसके दिल पे ना एक बहुत ही गहरा ज़ख्म लगा था जो कि कभी भी ना भर नहीं सकता। लेकिन फिर भी जैन जो है ना, वो अपने आंसुओं को खुद ही पोंछती है और अपने आप को खुद ही समझाती है कि वो ना ईबो के लायक नहीं है। ईबो के लायक कोई और ही है जिसे ईबो ने सेलेक्ट किया है, जिससे ईबो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगले दिन ना जैन जल्दी तैयार हो गई थी, क्योंकि जैन कल रात को सोई नहीं थी। बस रात भर सोच रही थी, रो रही थी, अपने आप को समझा रही थी, दोबारा रो रही थी, फिर से अपने आप को समझा रही थी। रात भर जैन के साथ ऐसा ही चलता रहा। जैन नहीं सोई थी, उसकी आंखें भी ना लाल हो गई थी। जैन अर्ली मॉर्निंग में ना तैयार हो जाती है कॉलेज जाने के लिए, लेकिन जैन को पता था कि नौकरानी अभी उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाएगी। तो जैन डिसाइड करती है कि जैसे ही नौकरानी आएगी तो वो उसे कहेगी कि वो बिज़ी है, वो बाद में ब्रेकफास्ट करेगी। बिल्कुल ऐसा ही जैन करती भी है। जैसे ही ब्रेकफास्ट का टाइम ख़त्म हो जाता और जैन का ना कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, जैन किचन में सबसे पहले चली जाती है। वहाँ से बस एक सैंडविच लेती है और चुपचाप गाड़ी में बैठकर कॉलेज चली जाती है। जैसे ही जैन गाड़ी से उतर रही होती है, तभी उसको याद आता है कि उसने ना लीसुंग का भी दिल तोड़ दिया था, उसे झूठ कहा था। जैन ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे माफ़ कर देना, अपनी छोटी बहन समझ कर ही मुझे माफ़ कर देना। ये कहने के बाद जैन बस वो करती है और चुपचाप गाड़ी से उतर जाती है। लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता और जैन को पता भी होता है कि इसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं है कि वो किसी भी शख्स से बात करे। दिन भर जैन कोशिश करती है कि वो ना ईबो के बारे में कुछ भी ना सोचे। लेक्चर के दौरान भी जैन के जहन में बस ईबो ही घूम रहा था। जैन ना काफ़ी कोशिश करती है कि वो ईबो के बारे में ना कुछ भी ना सोचे। जैन अपना पूरा टाइम बस अपने आप को बिज़ी रखती है, कब आलतू फालतू के कामों में ही वो अपने आप को बिज़ी रखती है। जैसे ही जैन को फ्री टाइम मिलता है तो वो लाइब्रेरी चली जाती है। जैन वहाँ से भी बुक एक उठा लेती है, बिना ये सोचे ये कौन सी किताब है, बस उठा लेती है ताकि वो कुछ नया सीख सके। ये सोचकर कि मैं कुछ नया सीखूंगी और उसका ध्यान ना उसी चीज़ में लगेगा तो ईबो का ध्यान नहीं आएगा। जैन बस आंखें बंद करके ही उस किताब को उठाकर लेकर चली जाती है, बिना उसका ना नाम भी पढ़े कि ये क्या है, इसका ऑथर कौन है, किताब किस बारे में है, नहीं, बस उठा लिया और निकल पड़ी। जैसे ही जैन ना उस बुक को भी इशू करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मेंशन पहुँचने के बाद जैन सीधे किचन की तरफ चली जाती है। वो नौकरानी से कहती है कि उसे बस एक प्लेन सिंपल सा ना सैंडविच चाहिए। नौकरानी को समझ में नहीं आया कि जो जैन है वो उसे क्या कह रही है, प्लेन सिंपल सा क्या कह रही है। तभी जैन उसे कहती है, इसमें कुछ भी वेजिटेबल्स मत डालना, बस टमाटर के 2 स्लाइसेस ही डाल देना, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं। जो नौकरानी होती है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही ऑर्डर बना देती है और जैन को दे देती है। जैन उस सैंडविच को ले लेती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। फ्रेश होने के बाद फिर जैन ना सैंडविच खाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर जो ईबो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। एक तो ईबो की कुछ ही महीनों में शादी थी और दूसरी ओर
ईबो को पता चल गया था कि उसी के घर के अंदर कोई शख्स है जो वैन रोहान को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ईबो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वो बंदा मिल नहीं रहा था कि कौन है वो शख्स। जैसे ही वो ईबो को मिलेगा ना, ईबो ने पहले ही डिसाइड किया था कि वो उसको तड़पा तड़पा के मार डालेगा, क्योंकि ईबो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके आदमी होती है, और अगर वही आदमी उसके खिलाफ चले जाए तो उनके लिए ईबो से बुरा कोई भी नहीं होता है। ईबो के जहन में बस वही आदमी घूम रहा होता है। तभी जो सोयांग है ना, वो ईबो के पास आता है ऑफिस में, और सोयांग उसे कहता है, बॉस आपने मुझसे कहा था कि आपको नार्कोटिक्स की डॉन से बात करनी है। तो ईबो उसे कहता है उसका क्या हुआ। तो जो सोयांग है वो उसे कहता है, बॉस मैंने उनसे बात कर लिया है, वो कुछ ही टाइम में ना चाइना आने वाला है, आप लोग की मैंने मीटिंग भी फिक्स कर दी है। ईबो जवाब में बस करता है और उसे कहता है, क्या लैंसेजर ने कुछ कहा, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में। तो जो सोयांग है ना, वो अपना सर नाम में नोट करता है और उससे कहता है, नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला कौन है, लेकिन लैंसेजर ने कहा है कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जल्द से जल्द पता करेगा कि ये शख्स है कौन। ये कहने के बाद ईबो जो है ना, वो अपनी फिंगर से ना सोयांग को इशारा देता है कि वो वहाँ से चला जाए। एक उंगली से वो इशारा दे रहा होता है और दूसरे हाथ से ना वो अपने माथे को ना थोड़ा रब कर रहा होता है, क्योंकि ईबो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। सोयांग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर ईबो ना वाइन को ग्लास के अंदर डालता है और वाइन को पीना शुरू कर देता है। वाइन का पहला सिप लेने के बाद ईबो फिर सिगरेट जलाकर उसे पीता है। सिगरेट को पीते हुए ना ईबो जो है ना, वो सोच रहा होता है कि ऐसा कौन सा शख्स है जो उसके साथ धोखा कर सकता है। ईबो ने कभी भी अपनी आदमियों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईबो ने हमेशा अपने आदमियों के फैमिली का भी ख्याल रखा था, लेकिन आज ऐसा कौन सा शख्स है जो ईबो के खिलाफ चला गया। ईबो सोच ही रहा था और सोचते हुए कब डिनर का टाइम हो गया, ईबो को पता ही नहीं चला। जैसे ही ईबो की नज़र घड़ी पे पड़ती है तो ईबो को ध्यान आता है कि डिनर का टाइम हो गया है। तो वो सीधे किचन की तरफ चला जाता है और ऑर्डर देता है और कहता है कि डिनर की तैयारी करो। नौकर बिल्कुल वैसे ही करते हैं। दूसरी ओर जो जैन होती है ना, जो बुक उसे इशू की थी, जैन उसी बुक को पढ़ रही होती है। जैन को नहीं पता था कि वो उसने कौन सी बुक ना इशू की है। जैसे ही जैन ना उस बुक को पढ़ रही होती है तो उसको ख्याल आता है कि ये तो एक रोमांटिक स्टोरी है। बुक को पढ़ते हुए जैन की आंखों के सामने ईबो और जैन के सभी सीन याद आ जाते हैं। कैसे ईबो उसके करीब आया था और उसे फिर ह्यूमिलेट भी किया था, कब कब वो करीब आया और क्या क्या ईबो ने अभी तक जैन के साथ किया। जैन को हर एक चीज़ याद आती है। जैन को याद आता है कि पहली बार जब ईबो उसके घर आया था और ईबो ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उससे नाम पूछा था। जब जैन ने पलटकर उसकी तरफ देखा था और पहली बार उसने ईबो का चेहरा देखा था। जैन को याद आता है जब ईबो उसके नज़दीक लाइब्रेरी में उसके करीब आया था। जैन को याद आता है स्विमिंग पूल में भी जब जैन उसके नज़दीक थी। जैन को हर एक बात याद आती है। जैन की आंखों से तो आंसू बह रहे होते हैं। तभी बुक के अंदर ना एक पिक्चर भी होती है जिसमें मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल चेहरे के नज़दीक होते हैं। उसको देखकर ना जैन को याद आता है कि वो उसके कितने नज़दीक था। तभी जैन को ये भी याद आता है कि उसने जब सर्च किया था ईबो के बारे में तो मैं और ईबो का जो फोटोग्राफ चढ़ा था वो भी बिल्कुल इतने ही नज़दीक थे। लेकिन ईबो जैन के पास जब भी था तो गुस्से में ही था, लेकिन मैं के इतने नज़दीक होकर वो स्माइल कर रहा था। जैन जो है ना, वो उसी वक्त बुक को बंद कर देती, उसे नहीं पढ़ती, क्योंकि उसे ना अब ईबो की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जैन काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जैन अपना गला साफ़ करती है और कहती है कि कौन है। तभी जो नौकरानी होती है ना, वो जैन से कहती है कि डिनर का टाइम हो गया है। तो जैन उससे कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी है, अभी वो नहीं आ सकती है। जैसे ही जैन को भूख लगेगी तो वो खुद चली आएगी। जैन बस इतना ही कहती है और जो नौकरानी होती है ना, जैन का जवाब लेकर वो वहाँ से चली जाती है। जैन बस नाटक कर रही थी, वो डिनर नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि डिनर टेबल के पास तो ईबो भी होगा और उसे ईबो को अवॉइड ही करना है। जैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। आज पहली बार जैन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अब अकेली है, दुनिया में वो अकेली है। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद जैन के पास वो एक किरण सी थी, एक आस सी थी कि उसके पास ईबो है। लेकिन अब ईबो भी हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से अलग होने वाला है। जैन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी से ही जैसे कि ईबो से अब अलग हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी में अब कोई भी नहीं है। रात के 1 बजे हुए थे और ईबो अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था। काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और ऊपर से ना ईबो को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा शख्स है। और दूसरी ओर ईबो के जो डैड है ना,
वो ईवो को बार बार कॉल कर रहे थे, कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ, क्योंकि शादी भी होने वाली थी और ये शादी ना बहुत ही बड़ी शादी होने वाली थी। काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग इसमें आने वाले थे। अब तो मिनिस्टर्स भी शामिल होने वाले थे, इसलिए ईवो के ऊपर ना और ज़्यादा प्रेशर आ गया था। जैसे ही ईवो जो होता है ना वो काम ही कर रहा था, तभी अचानक से ईवो ना गार्डन में किसी की चलने की आवाज़ सुनता है। ईवो के ना कान खड़े हो जाते हैं। तो ईवो धीरे धीरे ना अपने ऑफिस के ना खिड़की से हल्का सा पर्दा हटाकर देखता है कि गार्डन में कौन है। जैसे ही वो गार्डन की तरफ देखता है तो वो देखता है कि गार्डन में ना जैन अकेली चुपचाप आसमान की तरफ देख कर ना चल रही है। ईवो बस उसी का चेहरा देख रहा था कि जैन कितनी खूबसूरत लगती है, और दूसरी ओर जो जैन होती है ना वो चाँद की तरफ देखकर चाँद से ना मन ही मन में बात कर रही होती है और कह रही होती है। लास्ट टाइम जब जैन ने चाँद को देखा था उसी रात उसके माँ बाप के ना वो डेथ हो गई थी, और जैन आज दोबारा चाँद को देख रही है। आज जैन को ना काफ़ी खाली खाली सा महसूस हो रहा है। आज जैन को महसूस हो रहा है कि वो इस दुनिया में सच में अकेली है, उसका कोई भी नहीं है। दिन बीतते जाते हैं। जैन ने जो डिसाइड किया था कि वो ईवो को इग्नोर करेगी, जैन बिल्कुल ही ऐसा करती है। जैन धीरे धीरे ना ईवो को इग्नोर करना शुरू कर देती है। जैन सुबह देर से उठती है, ब्रेकफास्ट नहीं करती, बस सैंडविच के नाम पर टमाटर के 2 टुकड़े और ब्रेड के 2 पीसेस ही लेकर वो वहाँ से चली जाती थी। रात का डिनर भी वो नहीं करती। जैन धीरे धीरे ईवो से ना अब दूर होने लगी थी। ईवो जो है ना वो काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। एक तो वो शादी की तैयारियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी था, दूसरी ओर जो ईवो होता है ना उसे अपने काम का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अब उसका जो माफिया का जितना भी काम होता है ना अब वो ज़्यादा बढ़ने वाला था, क्योंकि उसकी शादी भी होने वाली थी। तो उसके अंडर अब बहुत सारा ना पावर आने वाला था, उसकी ना तैयारी भी करनी थी। ईवो को याद ही नहीं होता कि उसने लास्ट टाइम जैन को कब देखा था। दिन ब दिन जैन की तबीयत भी अब बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैन कुछ खाती नहीं थी, इसलिए जैन ना कमज़ोर भी अब दिखने लगी थी। जैन के चेहरे पे ना साफ तौर पे नज़र आने लगा था कि जैन ना अब कमज़ोर होने लगी है। जैन हर दिन की तरह कॉलेज चली जाती है और हर दिन वो एक ना एक बुक ना इशू करती है। जैन जैसे ही ना लाइब्रेरी में होती है, एक और बुक ना चूज़ कर रही होती है, तभी जैन की आंखों के सामने ना अंधेरा सा छा जाता है, उसे हल्का सा ना चक्कर सा आ जाता है। जैन जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, वो बुक इशू करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी जो फ्रेंड्स होती है ना वो आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की जैन से बात कर रही होती है। जैन बस कर रही होती है, कोई जवाब नहीं देती। तभी जैन को एक और झटका सा आता है, जिससे ना जैन को ना धीरे धीरे चक्कर आता है और वहीं पर वो बेहोश होकर ना फ्लोर पर गिर जाती है। उसके दोस्त ना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो वो जल्दी जैन को ना अपनी गाड़ी में उठा कर ना उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जो ड्राइवर बाहर होता है ना लीसोंग, उसे पता ही नहीं था कि जैन कहाँ पर और उसके साथ क्या क्या हुआ। दूसरी ओर ईवो के फादर के मेंशन में ना काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। ईवो की जो मॉम है ना वो काफ़ी ज़्यादा तैयारियों में ना बिज़ी थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी। तो वो अपने हस्बैंड से ना बार बार डिमांड कर रही थी कि हमारा एक लौता बेटा है, तो मैं चाहती हूँ हमारे बेटी की शादी ना बिल्कुल एक प्रिंस की तरह हो, उसकी शादी में किसी चीज़ की कमी ना हो। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। तो क्या होता है कि उसके घर में ना काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं। कभी कुछ ना उसकी मॉम को ऑफ़र करते हैं कि यहाँ ऐसा करेंगे वहाँ वैसा करेंगे। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बिजी थी तैयारियों में। ईवो के जो डैड है ना वो ईवो को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ मेंशन में वापस चले आओ, तुम्हारी मॉम ने ना मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है, तुम खुद या और अपनी माँ से बात करो कि तुम लोगों को कैसी वेडिंग चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा ना कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो जो ईवो है ना वो बात को सुन लेता है। दूसरी ओर जो जैन है ना जो कि बेहोश थी, धीरे धीरे वो ना अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही जैन अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है तो वो रियलाइज़ करती है कि वो हॉस्पिटल बेड पे थी। तभी उसकी जो फ्रेंड है ना वो उसे होश में आते हुए देखकर डॉक्टर को बुलाती है। तो जो डॉक्टर है ना वो जैन के पास आते हैं, तो वो जैन को अच्छे से चेक वेक करते हैं। तो फिर वो उसे कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, हम लोग तुम्हें काफ़ी ना दवाइयाँ लिख कर देते हैं, जो हम लोगों ने लिख कर दिया है उसे टाइम पर ले लेना। जैन अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर उसे कहती है, मुझे बस हल्का सा चक्कर आ गया था, तुमने इतनी परेशानी क्यों ली मेरे लिए। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है, क्या हो गया तुम्हें, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। जैन जैसे ही ना बेड से उतर रही होती है तब उसको याद आता है कि लीसोंग कॉलेज गेट के पास जैन का इंतज़ार कर रहा है। तो जैन अपनी फ्रेंड से कहती है टाइम क्या हुआ। तभी उसको पता चलता है कि कॉलेज ना कब कब बंद हो गया है
और उसे ना हॉस्पिटल में भी ना आधा एक घंटा हो चुका है। जैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जैन फिर जल्दी ही अपना फ़ोन लेती है और लीसुंग को ना कॉल करती है और उससे कहती है कि जैन जो है ना वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और वो उसे हॉस्पिटल लेने के लिए आ जाए। जैसे ही जैन हॉस्पिटल से बाहर जा रही होती है और ना मेडिसिन वो ख़रीद रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ, चलते हुए ना वो किसी से टकरा जाती है। जैसे ही जैन उस शख्स से टकरा जाती है और पीछे मुड़ती है ताकि वो उसे माफ़ी मांगे, जैन कुछ बोलने ही वाली थी, जैसे उसकी नज़र उस शख्स पे पड़ती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि वैनिंग ही होता है। वैनिंग का चेहरा देखते ही जैन जो है ना वो सरप्राइज़ हो जाती है कि वैनिंग ज़िंदा है। और जो वैनिंग है ना वो भी जैन को देखकर ना शॉक हो जाता है कि जैन कैसे बच गई। वैनिंग जो है ना वो जैन के फादर का ना एक ख़ास नौकर होता है। जियांग फैमियान की एक बेटी है, वो सिर्फ वैनिंग को ही पता था। और वैनिंग ही एक ऐसा शख्स था जो हमेशा जैन को डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया करता था। वैनिंग के बारे में मैंने पास्ट वीडियो में भी कहा है। तो जैसे ही वैनिंग उसे देखता है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे बच गई। तभी जो वैनिंग है ना वो जैन से कहता है, मैडम आप जिंदा हो। वैनिंग की तरफ देखते हुए ना जैन भी सरप्राइज थी, तो वो उसे कहती है, वैनिंग तुम जिंदा हो, तुम कैसे बच गई। तभी जो वैनिंग है ना वो उसे कहता है, मैडम उन्होंने आपको मारा नहीं, आप बच कैसे गई। तभी जो जैन है ना वो वैनिंग से कहती है, वैनिंग क्या तुम्हें पता है मॉम डैड को किसने मारा था। ये बात सुनते ही वैनिंग का ना चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। दूसरी ओर जो ईवो होता है ना वो घर पहुंच जाता है। ईवो जैसे ही घर के अंदर पहुंच जाता है तो सभी नौकर खड़े हो जाते हैं रेस्पेक्ट में। जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है ना काफ़ी सारे लोग आ गए थे, तो उसकी मॉम आती है, उसे कहती है, बेटा सेलेक्ट करो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें रखी है, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बहू को ना यही गिफ्ट में दूँ, ये दूँ, ये दूँ, ये दूँ, बहुत सारी चीज़ें ना, डायमंड्स दूँ, गोल्ड दूँ, उसके लिए महंगे महंगे कपड़े गिफ्ट में दूँ। तुम मुझे बोलो मैं क्या सेलेक्ट करूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। वो ये देखकर ना और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आपको जो अच्छा लगे ना आप उसको दे दो। और रही बात, मुझे ना अपनी शादी सिंपल ही चाहिए, मीडिया वीडियो को मत बुलाना। तो उसकी मॉम उसे कहती है, नहीं, मेरे लौते बेटी की शादी होने वाली है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। वो ना फिर अपने घर के बाकी के कामों में ही लग जाता है, उनसे बात कर रहा होता है, वो ये सब कुछ शादी के बारे में सुन रहा होता है कि क्या क्या प्लानिंग चल रही है। जैन जो है ना जैसे ही वो घर पहुंच जाती है, जैन ना काफ़ी ज़्यादा ना मतलब वो टूटी हुई सी थी। जैन धीरे धीरे चल रही थी, एक तो जैन को चक्कर आ गया था, ऊपर से जैन की ना उतनी एनर्जी भी नहीं थी। जैन सीधे अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही जैन अपने रूम में पहुंच जाती है वो चुपचाप बेड के ऊपर बैठ जाती है। जैन ना शावर लेती है ना अपने कपड़े चेंज करती है। जैन बस अपनी मन में ही कुछ सोच रही होती है। फिर जो जैन है ना वो अपने माता पिता के अस्थियों के पास चली जाती है। वो अपने माता पिता की अस्थियों को अपने सीने से लगाती है। जैन की आंखों से ना आंसू बह रहे थे। फिर जैन धीरे धीरे कहती है, माँ, पिताजी, हम जल्दी ही मुलाकात करने वाले हैं, आपकी बेटी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती है।